ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतनपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने यात्रियों की नींद ही नहीं, जिंदगी भी झंझोर कर रख दी। बिहार से रायपुर जा रही एक यात्री बस खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना भयावह था कि बस में बैठे यात्रियों की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे रतनपुर थाना क्षेत्र के दर्रेपारा बाईपास के पास हुआ। सड़क किनारे ब्रेकडाउन की स्थिति में एक भारी ट्रेलर खड़ी थी। तभी पीछे से आ रही रॉयल बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बस में 25 से 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस चालक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जबकि एक अन्य यात्री को कमर में गंभीर चोट आई है। सुबह का वक्त होने और रास्ते में कम विजिबिलिटी के कारण हादसे की भयावह और बढ़ गई। यात्रियों ने बताया कि अधिकतर लोग नींद में थे, तभी अचानक तेज धमाके के साथ बस रुक गई। कुछ पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सुरेंद्र विश्वकर्मा, मंजय कुमार, कलमुद्दीन अंसारी, राकेश कुमार सिंह और सलोनी सिंह सहित गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही रतनपुर तहसीलदार शिल्पा भगत और थाना प्रभारी भी घटनास्थल व अस्पताल पहुंचे। एएसपी अर्चना झा ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। ये राहत की बात है। हालांकि चालक के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं और उसका सिम्स में गहन इलाज चल रहा है, जबकि एक गंभीर घायल यात्री को रायपुर रेफर किया जा रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र में दर्रीपारा बाईपास के पास एक बस जो कि झारखंड से दुर्ग की ओर जा रही थी, उस दौरान एक खड़ी ट्रक में जो है वो एक्सीडेंट कर दिया वाहन चालक ने। उसमें से लगभग 12 लोगों को चोटें आई थी। सभी को तुरंत रिकवर किया गया। पुलिस की टीम वहां पहुंची, एम्बुलेंस इत्यादि बुलाकर के सबको हॉस्पिटलाइज किया गया और रतनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के उपरांत 5 लोगों को सिम्स रेफर किया गया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है और अभी किसी गंभीर दुर्घटना की सूचना नहीं है इसमें और सभी का इलाज अभी प्रॉपर किया जा रहा है। आगे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस इसमें अपराध कायम करके दोषियों पर कार्रवाई कर। सिम्स अस्पताल पहुंचे जी न्यूज की टीम से यात्रियों ने दर्दनाक अनुभव साझा किया। किसी ने कहा कि तेज रफ्तार को लेकर पहले ही चालक से धीमी गति से बस चलाने की अपील की गई थी, तो कुछ यात्रियों का कहना है कि अंधेरे में सड़क किनारे खड़े भारी वाहन के कारण यह हादसा हुआ। यात्रियों ने कहा कि उस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम लोग औरंगाबाद से आ रहे थे, जा रहे थे बिलासपुर ही आ रहे थे जैसे। हाँ, तो करीब 5 बजे वो हम लोग भी नींद में पूरा देखने क्या था, लेकिन बस जैसे देखे रॉन्ग साइड में गाड़ी खड़ी थी, उसी में पीछे से टकरा गई। मैं औरंगाबाद से रायपुर के लिए बस पकड़ा। ये 5 बजे हादसा हुआ रतनपुरा हाईवे पे। कितने समय लगभग ये 5 बजे समथिंग। कितने लोग लगभग सवार थे, कैसे? उसमें था कम से कम 30-35 जन थे। सूचना हमको ये मिला कि हम रायपुर टॉपर बार में काम करते हैं, सुपरवाइजर के पोस्ट में है और वहाँ हमको खबर मिला कि आपका भतीजा आ रहा था रायपुर और बस रतनपुर साइड में किसी भी तरह से मैंने ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो अब हमारा भतीजा है तो हमको तो यहाँ आना पड़ेगा। हम वहाँ से भागे आए हैं, अभी पहुँचे हैं तो देख रहा हूँ इसकी हालत, ड्राइवर की तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। हादसे की खबर मिलते ही दूर दराज से घायल यात्रियों के परिजन सिम्स अस्पताल पहुंचे। डरे सहमे परिजन अपनों को देखकर भावुक हो उठे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एएसपी अर्चना झा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, क्या हाईवे पर खड़े भारी वाहनों और तेज रफ्तार पर सख्ती अब भी नाकाफी है? जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर और वासित अली की रिपोर्ट। थाना कोनी पुलिस ने अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 52 पत्ती ताश के संगठित रूप से जुआ खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बंडल 52 पत्ती ताश, 1 नीले रंग का तिरपाल, 27,020 रुपए नगद, 1 मोबाइल फोन और 10 मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत 5,37,020 रुपए बताई जा रही है, जिसे जुआ
गतिविधि के संगठित स्तर पर संचालित होने का खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत यह रेड कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर 15 दिसंबर को ग्राम पौसरा खार में घेराबंदी कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रभासी ठाकुर, साहिबान अली और रामजी केवट शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर जुआ संचालित करना स्वीकार किया। सभी आरोपियों को 15 दिसंबर को गिरफ्तार कर 16 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया गया। जिला प्रशासन के सहयोग से अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर द्वारा ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने स्वयं किया। स्वास्थ्य जांच कराया। उन्होंने आमजन से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ रहकर ही अपने दायित्वों का सही निर्वहन किया जा सकता है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन की इस हितकारी पहल की सराहना की। शिविर में निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार भी उपस्थित रहे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 200 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया गया। शिविर में स्त्री रोग, हृदय रोग, गैस्ट्रोलॉजी और जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सेवाएं दी। इस दौरान बीपी, शुगर, हार्ट रेट और रक्त में ऑक्सीजन की जांच की गई। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग के कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उठाया और आयोजन की सराहना की। शहर के अशोक नगर में रहने वाले कबाड़ व्यवसायी नागेश साहू ने रतनपुर क्षेत्र के 2 कबाड़ व्यापारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रतनपुर निवासी मुबारक खान और राजा खान द्वारा उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और जबरन अपने पास ही कबाड़ बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार आरोपी उनसे कहते हैं कि अगर उन्होंने कबाड़ उनके पास नहीं बेचा तो उन्हें चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और पैसे की मांग भी की गई। घटना के बाद से साहू मानसिक रूप से भयभीत है। नागेश साहू ने बताया कि कबाड़ बेचने के लिए कोई एक निर्धारित दुकान या व्यक्ति नहीं होता और वह जहां बेहतर दाम मिलता है वहां बेचने का अधिकार रखते हैं। बावजूद इसके आरोपियों द्वारा व्यापार पर एकाधिकार जमाने के उद्देश्य से उन्हें परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि यह पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार धमकी और मारपीट की घटनाएं हो चुकी है, जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। अंत में नागेश साहू ने रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं कबाड़ का धंधा करता हूँ, मैं कबाड़ी काम करता हूँ। मैं रतन पाली से आ रहा था। रतनपुर के बीच में मुबारक खान और राजा खान के लड़के लोग, मतलब राजा खान और मुबारक खान के लड़के लोग मेरे को घेर के मारे हैं। पहले मारने के लिए मेरे को लेके गए बोरपड़ाव में मारते मारते मेरे को रतनपुर लेके आए अपने बाइक में बैठा के, तो रतनपुर में गोदाम में बंद करके मारे हैं मेरे को। मुबारक का लड़का है, कबाड़ी दुकान खोला है और ये लड़के के साथ मैं काम करता हूँ, धंधे में जाता हूँ साथ में। इसको भी मारा, मेरे को भी मारा साथ में। जंगल तरफ ले के पाली रोड में वहाँ से मारते लाया है। रतनपुर में मारा हम लोग का और धान के गोदाम में। उसके बाद बोला सामान उमान हम लोग को देना दोबारा। हम लोग से मांग भी किया पैसा का, नहीं जितना दिन कमाया है उतना दिन का पैसा मेरे को दो, ऐसा करके 30,000 का मांग किया था। बिलासपुर के कानन पिंडारी जूलॉजिकल पार्क से दुखद समाचार सामने आए हैं। यहाँ रह रही 22 वर्षीय बागिन रागनी का सोमवार सुबह करीब 9 बजे निधन हो गया है। बागिन रागनी को वर्ष 2018 में रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी से एक्सचेंज के तहत कानन पिंडारी लाया गया था। इससे पहले उसे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से रेस्क्यू किया गया था। जू प्रशासन के अनुसार रागनी उम्र दराज थी और दांत न होने के कारण उसे विशेष आहार दिया जाता था। वह ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से भी पीड़ित थी और पिछले 7 वर्षों से सतत निगरानी में रखी गई थी। मृत्यु के बाद जिला स्तरीय पशु चिकित्सक समिति ने पोस्टमार्टम किया। जू प्रशासन ने बताया कि रागनी की देखभाल पशु कल्याण के सभी मानकों के अनुरूप किया जा रहा था। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शिवसेना पार्टी द्वारा राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन के तहत भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग की जाएगी। शिवसेना पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में देश भर से शिव सैनिकों द्वारा आंदोलन में शामिल होंगे। बिलासपुर जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर धरना प्रदर्शन में सहभागिता करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि भारत की संस्कृति, परंपरा और पहचान हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं बल्कि देश की मूल सांस्कृतिक चेतना और मूल्यों की रक्षा करना है। शिवसेना का दावा है कि हिंदू राष्ट्र बनने से सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। शिवसेना पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। साथ ही सभी शिव सैनिकों से अधिक संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई। हमारे छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा 1 दिवसीय दिल्ली में धरना जंतर मंतर में दिया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रमुख प्रदेश
धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ को भारत को हिंदू राष्ट्र बने ऐसा मांग को लेकर हम लोग दिल्ली में एक दिवसीय धरना का आयोजन करने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अभी आज हम लोग यहाँ बिलासपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। माननीय प्रदेश प्रमुख जी हमारे धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिल्ली में आयोजित हुआ है। 17 को वहाँ धरना है और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके हम लोग काफ़ी सालों से प्रयास करते आ रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और इसकी मांग को लेकर हम लोग जंतर मंतर में चौथी बार है ये हमारा धरना। बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है। इसे राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है, जो बिलासपुर और पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। बिलासपुर शहर से महज 15 किलोमीटर दूर यह जलाशय अब छत्तीसगढ़ के पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म का नया केंद्र बनने की दिशा में रामसर का दर्जा उन आर्द्र भूमियों को दिया जाता है जो जैव विविधता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होती है। डैम बनने के बाद पिछले 12 वर्षों से बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं, ग्रामीण पक्षियों की सुरक्षा करते हैं और शिकारियों को रोकते हैं। इसी कारण करीब 122 प्रजातियों के पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं और मार्च के अंत तक लौटते हैं। कोपरा जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श बसेरा है। सर्दियों में देश विदेश से हजारों पक्षी यहाँ आते हैं, जिनकी चहचहाहट और रंग बिरंगी छटा जलाशय के वातावरण को मनमोहक बनाती है। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी देखे जाते हैं। वन विभाग द्वारा पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए पक्षी महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं, पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों ने भाग लिया। ये बिलासपुर जिले में कोपरा जलाशय है, जो बिलासपुर शहर से बहुत ही नज़दीक है, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर है। इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी एक उपलब्धि है और यहाँ काफ़ी दूर से पक्षी आते हैं, बड़े रंग बिरंगे पक्षी हैं। तो ये एक टूरिज़्म के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है हम सब लोगों के लिए। बिलासपुर ऐसे भी यहाँ पे अचानक टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे अच्छे डैम्स हैं, यहाँ पे महामाया रतनपुर का मंदिर है, तो उस हिसाब से टूरिज़्म को लेकर के एक अच्छा संकेत है ये। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से स्कूलों में समय समय पर सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। इसी कड़ी में उसलापुर रोड स्थित श्री पद्मा लक्ष्मी ग्लोबल स्कूल में मंगलवार को भव्य वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों की प्रतिभा और भारत की संस्कृति विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री पद्मा लक्ष्मी ग्लोबल स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नृत्य, गीत, नाट्य मंचन और समूह प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। इस वर्ष प्रबंधन द्वारा वार्षिक उत्सव को अतुल्य भारत थीम पर आधारित किया गया। इस थीम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत और परंपराओं को मंच पर जीवंत किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम तक भारत की विविधता को बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए बखूबी दर्शाया, जिसे उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा। जिंदगी
कार्यक्रम के दौरान स्कूल में आयोजित विभिन्न शैक्षणिक, खेलकूद और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूरे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल में आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल का थीम अतुल्य भारत है, इनक्रेडिबल इंडिया। हमें भारत के इतिहास से जान पड़ता है कि हमारे यहाँ एक से एक साहसी योद्धा जो पैदा हुए थे, वैज्ञानिक हुए, ये फिलासफर हुए, ये है इतिहासकार थे, कवि थे, सिंगर हुए, हर तरह किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। बस कमी इस बात की थी कि वो सही रूप से प्लेटफॉर्म नहीं मिला और उसको आगे बढ़ाया नहीं गया। पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल में एनुअल डे का आयोजन किया गया है। हम अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो हमारे गाइडलाइंस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली सर्वांगीण विकास बच्चों का हो, इसलिए कल्चरल, स्पोर्ट्स, इसके साथ साथ बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारे बच्चे दें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इनके कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के जो हमारे परिस्थिति, परंपरा और संस्कृति है उसको जोड़कर एक समन्वय रूप में कार्यक्रम प्रस्तुति दिया गया। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पर सिर्फ एक सामान्य वर्ग के जो लोगों के समस्याओं को ही नहीं दिखाया गया, बल्कि लोगों को कैसे जागरूक करके नियमों को पालन करना, देशभक्ति इत्यादि जो हमारे विभिन्न क्षेत्र है सभी कार्यक्रमों को समन्वित किया गया है। और समृद्ध संस्कृति के लिए ही जाना जाता है और इसीलिए हमने आज का थीम रखा है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को अतुल्य भारत और भारत की जड़ों से उनको जोड़ के रखें। दशावतार, रानी लक्ष्मीबाई और कई तरह के ऐसे हमने प्रोग्राम रखे हैं जिससे लोग अपनी पुरानी जो मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने अपने बलिदान दिया है उनको भी स्मरण करें। अतुल्य भारत का मतलब होता है कि जो भी हमारे पुराने इतिहास है बच्चों को बताने के लिए जरूरी है, क्योंकि उन लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। उसकी जगह इसको दिखा के उनको बताया जाए। रानी लक्ष्मीबाई है, अभी हमारे इसमें छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी संस्कृति है उस सबको बच्चों को दिखाया जा रहा है ताकि वो अपनी संस्कृति से अवगत है, जिस देश में वो रहते हैं उसके बारे में कुछ तो जाने। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और आत्मविश्वास का विकास होता है। साथ ही आने वाले समय में स्कूल में और बेहतर शैक्षणिक एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों को नई शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।